हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे। कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है, उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो कंपनी की पहले एनुअल रिपोर्ट क्या है इसको समझ लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी डिस्क्लोजेज द इंफॉर्मेशन प्रेस्क्राइब्ड इन ए लॉ एंड अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन टू इनेबल द यूजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन। तो कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो ये डिस्क्लोज करती है कि उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है जिसको कि लॉ ने प्रेस्क्राइब किया है। आपको पता है हर कंट्री में एक कानून होता है, एक लॉ होता है और एक उस देश का लॉ होता है। उसके अलावा कंपनीज़ के या बिज़नेस के लिए भी कुछ लॉ बनाए जाते हैं। तो जो भी एनुअल रिपोर्ट होगी उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी, जो लिखी जाएगी, वो सब उस कंट्री की और उस कंपनी के और बिज़नेस के लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड अदर मटेरियल इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा और भी दूसरी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि किसी यूज़र्स के लिए ज़रूरी होती है, ताकि यूज़र्स उस इन्फॉर्मेशन को ले करके एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो ये हुई एनुअल रिपोर्ट। अब इस एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस एनुअल रिपोर्ट के 4 पार्ट होते हैं। पहला है रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा पार्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट, तीसरा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और चौथा होता है नोट्स टू अकाउंट्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम एनुअल रिपोर्ट को इन 4 पार्ट में बांट के देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन चारों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला है रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Companies Act 2013 requires company to hold a meeting of its shareholder every year called as annual general meeting. Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग हर कंपनी को साल में कम से कम एक बार शेयर होल्डर की एक मीटिंग बुलानी पड़ती है जिसे एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है। It is convened to adopt, consider and approve the board report, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो मीटिंग बुलाई जाती है वो क्यों बुलाई जाती है? वो मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है ताकि बोर्ड रिपोर्ट को, बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस, साथ ही साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाए, उस पर विचार किया जा सके और उसके बाद उसको अप्रूव किया जाए। अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो इसको फिर उस मीटिंग में अप्रूव कर दिया जाएगा, तब जाकर के ये एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनेगी। साथ ही साथ द कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट आर स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट 2013। बोर्ड की जो रिपोर्ट होगी उसमें क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, उसका कंटेंट क्या होगा, इसको कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया। हाउएवर दे मे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट दे कंसिडर अप्रोप्रिएट। हालांकि कोई और इन्फॉर्मेशन अगर ज़रूरी समझी जाएगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको भी एनुअल रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला पार्ट। अब देखते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होगी उनमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं। उसमें 4 पॉइंट है। रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये 4 चीज़ें जो हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में पाई जाती हैं। अब दूसरा पार्ट जो था वो था ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर क्या होता है पहले समझ लीजिए। कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो कंपनी के स्टेटमेंट को या एनुअल रिपोर्ट को ध्यान से देखता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट बना करके शेयर होल्डर को प्रेजेंट करता है, शेयर होल्डर के सामने रखता है या उनको डिस्क्लोज करता है। ऑडिटर ऑफ ए कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो वो क्या करता है कि किसी भी कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेता है और उसके बाद अपनी एक ओपिनियन बनाता है whether the company has followed the applicable laws and accounting standards, and also whether the financial statement, that is balance sheet, statement of profit and loss and cash flow statement give a true and fair view। वो एक ओपिनियन बनाता है। किस बारे में ओपिनियन बनाता है? वो ये ओपिनियन बनाता है कि कंपनी ने क्या उन लॉज को फॉलो किया है या नहीं फॉलो किया है, वो लॉज जो फॉलो किए जाने चाहिए थी। उसके अलावा कंपनी ने रिपोर्ट बनाते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है या नहीं फॉलो किया है, वो इस बात को भी देखता है। और उसके अलावा वो ये देखता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये जो बनाए गए हैं क्या ये सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, यानी वो सही इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो एक ओपिनियन बनाता है और उसको ओपिनियन रिपोर्ट हम कह सकते हैं। और ये ओपिनियन वो प्रेजेंट करता है एनुअल रिपोर्ट में।
तो एनुअल रिपोर्ट में ऑडिटर की रिपोर्ट होती है और ऑडिटर की रिपोर्ट एक तरह की ओपिनियन है जो इन सब चीज़ों के बारे में होती है। ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन इन हिज रिपोर्ट इशूड टू द शेयर होल्डर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो एक ओपिनियन होती है और वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट की जाती है, यानी उसके सामने रखी जाती है। अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये प्रोविज़न किया गया है, यानी कंपनी का जो ऑडिटर है वो जो रिपोर्ट बनाएगा वो शेयर होल्डर के लिए बनाएगा और वो इसलिए बनाएगा कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143 में ऐसा करने के लिए कहा गया है। तीसरा पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहला होगा बैलेंस शीट, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा होता है नोट्स टू अकाउंट और चौथा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट पहले शुरू करते हैं। बैलेंस शीट क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होगी भी, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी को शो करता है। कब शो करता है? एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो बैलेंस शीट बनता है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर बनता है। आमतौर से 31 मार्च को बनाया जाता है वो ज़्यादातर, लेकिन अलग कंट्री में, किसी और कंट्री में और भी कोई डेट हो सकती है, लेकिन इंडिया में कंपनीज़ के लिए वो 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च को जो पोजीशन है वो बैलेंस शीट दिखाती है। वो पूरे साल की पोजीशन नहीं बताती है, बल्कि वो उस दिन की पोजीशन बताती है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट बनाई जाती है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर। और दूसरी बात यह है कि वो एक समरी फॉर्म में बनाई जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी जाती है, क्योंकि डिटेल के लिए हमारे पास नोट्स टू अकाउंट होते हैं, अलग से नोट हमें अटैच करना पड़ेगा। लेकिन हर इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ का कैलकुलेशन बैलेंस शीट में नहीं होगा, समरी फॉर्म में लिखा जाएगा उसे। कंपनी की बैलेंस शीट बनाने का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को कंपनी के शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में बताया गया है। कंपनी के बैलेंस शीट बनाने के जो फॉर्मेट है इसको मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखा जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और वहीं से कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड की थी कि और भी डिटेल बता दें आप, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा? वो एक स्टेटमेंट से पता चलेगा और उसी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि एक स्टेटमेंट है जिससे कंपनी का या बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है। अगर उसने प्रॉफिट कमाया है तो वो पता चलेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं कमाया है बल्कि लॉस हुआ है तो लॉस कितना हुआ है वो भी पता चल जाएगा। और बात यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बनाया जाता, बल्कि ये ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 साल के लिए जो भी हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। यही डिफरेंस है बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, कि बैलेंस शीट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंफॉर्मेशन देता है और पोजीशन बताता है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो 1 साल के लिए या एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा है जो कि नोट्स है। हमने आपको बताया कि बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं लिखी जाती है, वो एक समरी फॉर्म में बनाया जाता है। हर एक आइटम की डिटेल आपको अलग से नोट्स में मिल जाएगी। तो वो नोट्स क्या होता है? इट इज़ अ स्टेटमेंट अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इसको अटैच किया जाएगा एंड इज़ ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट होता है। इसके अंदर डिटेल्स होती है इन्फॉर्मेशन की, वो इन्फॉर्मेशन जो बैलेंस शीट में आपने शो की है। जैसे बैलेंस शीट में आपने लिखा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कई तरह की होती है, शेयर्स को आपको पता होगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब कैपिटल होती है, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल होती है। तो ये सारी डिटेल बैलेंस शीट में आपको नहीं मिलेगी, बल्कि एक आप नोट्स बनाएंगे उसमें आप शेयर कैपिटल की सारी डिटेल लिख देंगे अलग से, और उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा वो अमाउंट ही जाएगा सिर्फ बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन उन सारे आइटम्स का जो अमाउंट आप लिखेंगे वो सिर्फ एक नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट लिखेंगे, और वो अमाउंट कैसे पहुंचा है उसके लिए आप अलग से नोट्स बना लेंगे। जैसे मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो अमाउंट आपने लिखा है वो अमाउंट कैसे आया है, कहाँ से आया है, उसको आप एक नोट्स में बना करके दिखा देंगे, तो वो नोट से पता चल जाएगा। इसी तरीके से और भी कोई आइटम जो एक्सपेंस का है, कोई लिखा है आपने, तो वो एक्सपेंस का आइटम या अमाउंट कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो नोट्स में दिखा देंगे।
तो ये जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स है, एक तो ये बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए उन सारे आइटम्स की इंफॉर्मेशन डिटेल में दे देता है। उसके अलावा कंपनी ने कोई पॉलिसी अपनाई है या कौन सी पॉलिसी अपना रहा है बिजनेस या कंपनी, उस पॉलिसी को भी हम नोट्स में दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिप्रिसिएशन का निकालने का कोई पर्टिकुलर मेथड फॉलो किया गया है, तो वो भी दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि इस कंपनी ने डिप्रिसिएशन का ये मेथड अपनाया है। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू रिक्वायर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन भी इसमें नोट्स ऑफ अकाउंट में शो कर दिया जाएगा। और भी कोई एक्सप्लेनेटरी नोट्स है तो वो भी इसमें शो कर दिया जाएगा। अब आइए चौथा पार्ट है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चौथा स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि कैश का कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ है। सिर्फ कैश का ही नहीं बल्कि कैश इक्विवेलेंट्स का भी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। अब कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैश के जैसी होती हैं, वो कैश तो नहीं होती है लेकिन वो कैश की जैसी होती है, जैसे कि बैंक बैलेंसेस या बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं हम, एक उसका फॉर्मेट होता है, हमारी दूसरी वीडियो है उसमें आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, कौन सा आइटम इनफ्लो है, कौन सा आउटफ्लो है और कौन से मेथड से बनाया जाता है। और ये भी जो है वो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है। ड्यूरिंग एट ए पॉइंट नहीं बल्कि ड्यूरिंग, पूरे साल के लिए। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम एक टूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसको एज एन एनालिटिकल टूल भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन लिए जा सकते हैं। अब आइए चौथा पार्ट लास्ट है जो कि हम नोट्स ऑफ अकाउंट्स बता चुके हैं, तीसरे के अंदर भी आता है लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि नोट्स ऑफ अकाउंट्स के 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, कि कंपनी ने कौन सी पॉलिसी अपनाई है उसको लिखा जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल आपको डिप्रिसिएशन का दिया। दूसरा है डिटेल्स ऑफ लाइन आइटम्स, बैलेंस शीट के उन सारे आइटम्स का डिटेल और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के आइटम का डिटेल, जो कि मैं बता चुका हूँ तीसरे वाले पार्ट में, उसको लिखा जाता है। तीसरा है एक्सप्लेनेटरी नोट्स, किसी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ तो कैसे हुआ, ये इवेंट हुई तो कैसे हुई, उसको आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स में दिखा सकते हैं। और इसका चौथा पार्ट ये होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट 3 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर कंपनी के शेड्यूल 3 पार्ट 3 में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एडिशनली दिखाई जानी चाहिए तो उसको भी आप नोट्स टू अकाउंट में दिखा सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी, आपके काम की होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की और भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। कमेंट में आप लिख करके बता दीजिए मुझे कि कौन सी वीडियो या किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए अकाउंटिंग से रिलेटेड, मैं उसको ही बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।